रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है उसकी शुरुआत की कहानी। आज मैं आपकी बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी रहे आईएएस अधिकारी बीएन सिंह जी से, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर जमीन अधिग्रहण की सारी प्रक्रिया को पूरी कराया। कैसी परिस्थितियों से काम किया, मैं अपने श्रोताओं के साथ मैं चाहूँगा वो शेयर करें। मैं अपने स्टूडियो में बीएन सिंह जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। जी सर। और देखिए, जेवर एयरपोर्ट का काम जो प्रशासनिक तौर पे था जी, वो हम लोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। गवर्नमेंट और खासकर ऑनरेबल सीएम ने जब कहा जी, इस कार्य को करना है, तो जैसा कि आप अवगत हैं, आप हमसे अधिक अवगत हैं कि जी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का विकास ही लैंड एक्विजिशन से हुआ है, जी, एनसीआर का पार्ट है। बिल्कुल। और यहाँ पे फार्मर्स जो है बहुत एक लैंड लॉ के प्रति अवेयर हैं। और 2013 के कानून के आने के बाद इसमें आरएनआर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया। इंडिया में सभी जगह पे लैंड एक्विजिशन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ये थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट टास्क हो गया। जी, लेकिन ये कानून बहुत अच्छा सेंस में है, किसानों को एक हिस्सेदार के रूप में देखता है, स्पेशली उनके रीसेटलमेंट के पार्ट को। जी, तो आप जब जेवर में जाता था तो देखता था जेवर जो है वो थोड़ा सा अनडेवलप्ड पार्ट था, रूरल पार्ट है जी, और एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ रूरल पार्ट बिल्कुल था। तो जब गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दिया हम लोगों के लिए तो हम लोगों को तो बड़ा चैलेंजिंग था जी, और इसमें हम लोगों को टीम फॉर्मेशन करनी पड़ी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स जैसे एडीएम बलराम सिंह और अभय सिंह इन पर्टिकुलर और तहसीलदार और बाकी जितने लोग थे, हम लोग आपस में जब डिस्कस किए तो ये बड़ा चैलेंजिंग था। तो उसको लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया जी, और लगातार वहाँ विजिट करते रहे। तो ग्रामीण लोग जो है वहाँ के बहुत सीधे हैं और अच्छे हैं। जी, उन्होंने शुरू में जब उनको समझाया गया तो कुछ दिक्कतें आई, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जेवर सक्सेसफुल इसलिए रहा लैंड एक्विजिशन फर्स्ट पार्ट क्योंकि हमें 4 लोगों का सहयोग बहुत मिला। जी, एक तो उन किसानों का जिनकी जमीन गई, दूसरा अधिकारियों और कर्मचारियों का जी, जो हिस्सेदारी की इस पूरे प्रोसेस में प्रोफेशनल तरीके से, जी, तीसरा गवर्नमेंट में ऑनरेबल सीएम जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सिविल एविएशन और कमिश्नर और सभी ने गवर्नमेंट में सहयोग किया। जी, जी, और चौथा इस जिले के हर वर्ग ने सहयोग किया। जी, जो डायरेक्ट रोल था उन्होंने भी सहयोग किया, जिनका डायरेक्ट रोल नहीं था उन्होंने भी सहयोग किया। तो इनके साथ इन सहयोग के साथ ही हम लोग चैलेंजेस को देखे। जी, अब जो चैलेंजेस थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज था कि नए लॉ के तहत आपको 70% लोगों का कंसेंट लेना है। अब कंसेंट के लिए जब हम लोग गए तो 6 गांव में 4 गांव उस समय रूरल थे। जब एसआईए का नोटिफिकेशन हुआ जनवरी 2018 में और 2 गांव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में अर्बन थे। बीच प्रोसेस में अर्बन बाकी गांव भी हो गए। तो अब उस समय मुझे याद पड़ता है कि एसआईए की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से यहाँ कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। तो सर्किल रेट ही इम्पोर्टेंट था, अदरवाइज सेक्शन 26 लैंड लॉ में मार्केट रेट होता है। तो सर्किल रेट 900 का था। तो उसको गांव के लोग कहने लगे कि 900 का into 4 times 3600 पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए कंपनसेशन। अच्छा, इस लॉ में ये है कि मार्केट में जितना हो, जो रूरल एरिया है तो बाजार दर का अगर रूरल एरिया है तो 2 टाइम्स करिए, अर्बन एरिया है तो 1 टाइम करिए और उतना ही सोलेशन दीजिए, 100% सोलेशन दीजिए सेक्शन 26 में जी 30 में। तो सोलेशन जो देना है इसके कारण से वो अर्थित दिया जाता है जिससे कि किसान कंपेंसेट हो जाए फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब 3600 की डिमांड होने लगी, बड़ा मुश्किल था। और जब हम लोग कंसेंट लेने गए तो केवल 4 लोगों ने कंसेंट दिया। 9000 लोगों में 4 लोगों ने कंसेंट दिया। तो वी फेल्ट वेरी सैड, दुख हुआ। फिर गवर्नमेंट में ऑनरेबल सीएम ने कहा कि भाई इनसे डिस्कस करिए और वो खुद यहाँ आए थे 3 अगस्त 2018 को और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में उन्होंने किसानों के साथ भी चर्चा की और कहा कि अब चूंकि आपका नगरी हो गया फिर भी हम 500 रुपए और कंपनसेट करेंगे आपको और 1800 की जगह 2300 पे करेंगे।
और हमको कहा कि एज अ कलेक्टर आप जाइए और विधायक जी को साथ लीजिए, DM सिंह को, और जाके सबसे वार्ता करिए। तो हमारी टीम जगह जगह गई, हम लोग जगह गए, किसानों को बताए कि भाई इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट में देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। इमोशनल तो एक होता है, लेकिन सबसे पहले इसकी इकोनॉमी जो है, वो इकोनॉमिक पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी जी जी। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने किसानों को ब्लंटली बताया कि देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ से चला जाए, इसकी संभावना भी हो सकती है, तो अगर चला जाएगा तो आपका ये 900 रुपए पर स्क्वायर मीटर का 500 भी नहीं मिलेगा। और कुछ वर्षों के बाद ये सब लोग जो पैसा लगाए भी है निकाल लेंगे, और कुछ वर्षों के बाद ये जाके फिर 700-800 900 आएगा। और अगर आपको आज के दिन में 900 सर्किल रेट का 2300 मिल रहा है और आप ले लेते हैं, तो उसके बाद मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लायर होगा और आगे आपके रेट और बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, अच्छी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी, तो और एक्टिविटीज आएंगी, एजुकेशन अच्छा होगा, लोगों का ध्यान होगा, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। फॉर्चुनेट बात यह है कि किसानों ने इसको समझा जी, और जो डरखाइन के कॉन्सेप्ट में कहते हैं ना कि सोसाइटी इज गॉड, और कलेक्टिविटी जो डिसीजन लेती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एज ए कलेक्टिविटी उन्होंने जो है जो डिसीजन लिया, एग्री किया, और जब हम लोग कंसेंट लेने गए तो 70% से अधिक लोगों ने कंसेंट दे दिया। उसके बाद ये 95% हो गया जी। तो दिस वाज सेटिस्फाइंग पॉइंट, तो उस प्रोजेक्ट का सेटिस्फाइंग पॉइंट था जी। लेकिन एक चीज हम लोगों ने श्योर किया जी कि देखिए, ये जो आपने विश्वास जताया है, इसमें हम लोग पारदर्शी रहेंगे जी, और पारदर्शी होने के साथ साथ हम हर विषय आपसे डिस्कस करेंगे और आपके बीच में आके डिस्कस करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे। और सेकेंडली हमने श्योर किया उनको कि आपका कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी जी। जैसे जो पेपर्स बनने हैं, फाइल्स बनने हैं, हमारे सारे ऑफिसेज जो है हेल्थ सेंटर गांव में खुलेंगे। उन्हीं गांव में हमने फोटोकॉपी मशीन, CCTV जी, और कानूनी अगर कोई काम हो तो वकील, और इसके साथ साथ जो है चाय नाश्ता और सबका इंतजाम, और हमारे सारे लोग वहाँ पे हमेशा रहते थे जी जी। और हमने एश्योर किया किसानों को कि यदि हमने आपको 2300 कहा है तो आपके अकाउंट में 2300 ही पहुँचेगा। मैं थैंकफुल हूँ अपने ट्रेजरी ऑफिसर का जी, कि जब पैसा ट्रांसफर करना होता था तो हम किसानों को बुलाते थे ट्रेजरी ऑफिस में, और आपको पता है कि आटे जैसे पैसा जाता है स्विच ऑफ द बटन, वो उसी लोकल भाषा में किसानों को कहते थे कि अब आप बटन दबाइए, और वो बटन दबाते थे और पैसा उनके पास जाता, कहे बैठे रहिए भी आप चाय पिए, आपके पास मैसेज बैंक का आ जाएगा, और बैंक का मैसेज आ गया कि आपको इसके पैसे मिल गए, रुपए चले गए आपके अकाउंट जी जी। तो किसान लोग खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो जो दूसरी बात मैंने कहा कि पारदर्शिता जो है वो इम्पोर्टेंट थी। तीसरी बात जो उसमें थी, डिसीजन हम लोगों ने बड़े फास्ट लिए और कलेक्टिवली लेते थे, और गवर्नमेंट से बड़ा सहयोग मिलता था जी। और जो भी निर्णय हुआ तत्काल हम लोगों ने डिसीजन लिए थे इसमें। तो इनिशियली तो मैंने काफी लंबी बात होगी जी जी जी। तो मैं यही बात कहूंगा, थोड़ी सी एक बात और जरूर है सर, पुनर्वास, जो किसानों के पुनर्वास की जो व्यवस्था की गई, और उसमें खास तौर पर युवाओं के लिए जो पैसा लोगों को मिला उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी आपने शायद जागरूक के लिए शिविर चलाए थे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट होता है जी जी, कि इसमें केवल मनी ट्रांसफर इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन जी, बिल्कुल। इसमें जो लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं वो किस तरह से रिहेबिलिटेट होंगे, उनके लिए एक जॉब की व्यवस्था है। जो लोग जॉब नहीं चाहते, वो 5.5 लाख रुपए, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो शायद उनकी व्यवस्था है जी। और जो पुनर्वास में उनका रिहेबिलिटेशन सही जगह पे हो जाए, और इसकी व्यवस्था है। तो ये बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है जो SIP में आता है। और लेकिन उसके साथ साथ हमने सोचा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जी, किसान जो है, देखिए सबसे अगर इग्नोरेंट पार्ट में इग्नोरेंस है, यहाँ के लोग अवेयरनेस है, बट इवन देन वो उतने एजाइल और
अपने इंटरेस्ट के प्रति नहीं होती जितना कि हम शहरों में रहने वाले लोग अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके असर्ट करते हैं जी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको विशेष रूप से होना चाहिए। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने सोचा कि इनके लिए कुछ अदरवाइज भी होना चाहिए जी। इसलिए हम लोगों ने बातचीत की थी तब जैसे रियल एस्टेट के लोग जो यहाँ पे थे उनको बुलाया था, इंडस्ट्रीज के लोगों को बुलाया था, एनजीओ को बुलाया था कि कैसे उनको जो है हम मदद कर सकते हैं जी। इसमें जो रियल चैलेंज आएगा उस समय भी आया तो आएगा वो ये है कि गांव में जो लड़के हैं उनको बच्चियां और बच्चे हैं इनको कैसे एजुकेट करके ट्रेन करके और जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी डिमांड साइड में जी तो उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे जो है ये अवेल करने औरों की अपेक्षा अधिक क्योंकि इनकी जमीन गई है ये अफेक्टेड हुए हैं इसलिए इनका प्लेसमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए जी। अब ये प्लेसमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है जैसे GMDIC का भी रोल हो सकता है, अथॉरिटी का भी रोल हो सकता है और यहाँ की इंडस्ट्रीज के लोगों का भी हो सकता है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटर के रूप में रोल प्ले करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसी लिए काफी डायलॉग डिस्कशन किए थे और ये माना था भाई आप आइडेंटिफाई दोज पीपल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स उनको ट्रेन करना कैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेन किया जाए इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मीडियम टू लॉन्ग टर्म आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है अदरवाइज मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूँ इनफॉर्मल तो वो आएंगी और उनको कैसे धीरे धीरे प्लेस किया जाए इसीलिए उस समय बात हुई थी कि इनके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड भी बना दिया जाए जो अफेक्टेड रोल है अफेक्टेड लोगों की आइडेंटिटी कार्ड कहीं पे भी जाए तो गौतम बुद्ध नगर के किसी भी सेक्टर में तो लोग उनको फैसिलिटेट करें ये मानते हुए इतने बड़े प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी जमीन जिस प्रकार से दी है वो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है जी जी। तो वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें कि इनका प्लेसमेंट क्योंकि अगर आप देखें जी। तो इसमें केवल उनका डिस्प्लेसमेंट वैसे ही नहीं हो रहा है वो एक वे ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है बिल्कुल। किसान जो है पहले जो खेत पे जाता था उसके वृद्ध थे महिला थी बच्चे थे सभी जाते थे सडनली वो सिस्टम से बाहर हो गए क्योंकि उनके पास खेत नहीं है वो घर बना लिए रह रहे हैं लेकिन उनकी पूरी जिंदगी का तौर तरीका बदल रहा है हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब तौर तरीका बदल रहा है तो अगर वो एडजस्ट नहीं होंगे उनको रिलोकेट नहीं किया जाएगा उनको रीशेप नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनकी लाइफ का जो लॉन्जेविटी है वो शॉर्टन हो जाएगी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी का उनका पीरियड जो है छोटा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद बाकी मिसप्लेसमेंट होने की दिक्कत आएगी तो इसलिए एक मेरा पर्सनल है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा कि कैसे रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जिससे कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो भी सेटिस्फाइड रहे और प्रशासन और शासन के लिए भी दिक्कतें कम रहे बिल्कुल बिल्कुल। आज सर जब शिलान्यास की तैयारी चल रही है और उसका डेट भी तय हो गई है तो आपको कैसा लग रहा है सर? ऐतिहासिक है। अब जिले का ये हिस्सा उसको तेजी से डेवलप करेगा जैसे कि इस बात को अगर आप देखें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट के बाद यहाँ की नोएडा बाय डेफिनेशन नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ लेकिन उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो होने लगा क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल घर जो है वो महंगे हो गए बाहर से लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको रेजिडेंशियल प्लेसेस की आवश्यकता थी और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है अभी तो उसके बाद यहाँ का पैटर्न चेंज हुआ लेकिन अब 2-3 चीजें डेवलप हुई है जिसके कारण से यहाँ का पूरे जिले का जो है चेंज हो जाएगा पूरा टोपोग्राफी और जैसे कि जेवर एयरपोर्ट जो कि वहाँ से इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल लॉजिस्टिक रेजिडेंशियल सभी तरह की डेवलपमेंट्स होंगे इसको अगर आप विचार करें तो DFCC डेडिकेटेड स्टेट कॉरिडोर ईस्ट एंड वेस्ट तो दादरी में आ रहा है जी DMIC और उसके बाद अभी हाल में जो शासन ने न्यू नोएडा का कॉन्सेप्ट शुरू किया है जी जी उसके कारण से उस पूरे इलाके में जिले में अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगी स्पेशली इंडस्ट्रियल साइड में लॉजिस्टिक साइड में ट्रांसपोर्टेशन साइड और ये पूरे वेस्टर्न यूपी को प्रभावित करेगा तो जेवर का वो इलाका जो अभी तक बिल्कुल किनारे था जी जब वो हिस्सेदारी पाएगा और प्राइम रोल प्ले करेगा तो 10 से 15 साल 20 साल में इसकी स्थिति जो है ऐसी हो जाएगी जो जैसे आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जब 25 तारीख को आएंगे माननीय CM जब 25 तारीख को आएंगे और इसका शिलान्यास रखेंगे तो दिस इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर दैट एरिया
जी जी। और उसमें हम और हमारी पुरानी टीम जितनी भी हम लोग थे जी, जिन लोगों ने जो रोल प्ले किया जी, उनका जो कंट्रीब्यूशन जो भी थोड़ा बहुत था, जी, 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 तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं कि वो कम से कम एक लॉजिकल लाइन में फर्दर जो है जा रहा है। वी आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से बात की और जेवर एयरपोर्ट की ग्राउंड लेवल पर जो तैयारी हुई थी और जिस तरह से किसानों को आपने मनाया और वो सारी बातें आपने हमारे श्रोता के साथ शेयर की, इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सिंह साहब। जी, मुझे अलाउ करिए जी, 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 कि उसमें कुछ लेखपाल जो हमारे थे उनकी बाद में डेथ हो गई, 2 हाँ, लेखपाल थे, जी, तो आपके माध्यम से मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ जी, और हमारे टीम के जितने लोगों ने काम किया इसमें जी, उनको भी अपना धन्यवाद देता हूँ। जी, और आप सब लोग जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग किया जी, जी, वो भी हम लोग जो है जी, करेंगे और उसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। और किसानों का खासकर जेवर के जी, जिन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कैसे जो है अपना सपोर्ट किया आइडियली, जी, ये एक लैंडमार्क है, ये लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी जी, एंड थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी बीएन सिंह जी को, जिन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआती दौर में ज़मीनों के अधिग्रहण किया और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने मुआवजे का सेटलमेंट कराया और कैसे सरकार और किसानों के बीच में एक धुरी के रूप में काम किया। ऐसे और अधिकारियों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।